हेलो फ्रेंड्स, हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के इलॉन्गेशन स्टेप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके डेफिनेशन को देखा, फिर हमने इलॉन्गेशन फैक्टर्स को देखा। इलॉन्गेशन फैक्टर्स तीन तरह के होते हैं, इलॉन्गेशन फैक्टर थर्मो अनस्टेबल, इलॉन्गेशन फैक्टर थर्मोस्टेबल और EFG जो कि ट्रांसलोकेज है। उसके बाद हमने राइबोसोम के 3 साइट्स को देखा, P साइट, A साइट और E साइट। फिर हमने इलॉन्गेशन के ओवरव्यू को फ्लो चार्ट की मदद से देखा और इलॉन्गेशन स्टेप को हमने डायग्राम की मदद से समझा। इसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इलॉन्गेशन प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे। हम इसके 3 स्टेप्स के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम EFTU, EFTS एक्सचेंज साइकिल को देखेंगे, फिर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का जो रिएक्शन है उसको देखेंगे और अंत में हम इलॉन्गेशन से संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए हम इस इलॉन्गेशन प्रोसेस को डिटेल में देखते हैं। ये 3 स्टेप्स को इंक्लूड करता है, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA बाइंडिंग या डिकोडिंग, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन या ट्रांसपेप्टाइडेशन और तीसरा ट्रांसलोकेशन। आइए हम इन तीनों स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA बाइंडिंग या डिकोडिंग। सेकेंड मैसेंजर RNA कोडॉन के बेसिस पे अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA सेलेक्टेड होता है और यह राइबोसोम के A साइट में एंटर करके कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरैक्शन के द्वारा बाइंड करता है और यह बाइंडिंग EFTU GTP कॉम्प्लेक्स के हेल्प से होती है। अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA का A साइट में एंट्री EFTU के द्वारा मेडिएट होता है या उसकी मदद से इसकी एंट्री होती है। यह बाइंड करता है अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA EFTU GTP कॉम्प्लेक्स के रूप में। तो प्रोसेस के पहले EFTU GTP फ्री रहता है, उसके बाद फिर EFTU GTP एक दूसरे से बाइंड करके बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके बाद फिर अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA के साथ बाइंड करके टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर यह राइबोसोम के A साइट में एंटर करता है। EFTU GTP इसकी एंट्री को फैसिलिटेट या मेडिएट करता है या फिर अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA A साइट पे EFTU GTP की मदद से एंटर करता है। तो ये A साइट पे बाइंड करता है EFTU GTP अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA कॉम्प्लेक्स के रूप में। तो सबसे पहले EFTU GTP के साथ बाइंड करके एक्टिवेटेड हो जाता है। उसके बाद फिर यह EFTU GTP कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर RNA के साथ बाइंड करता है। अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA के A साइट में बाइंडिंग के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है जो कि GTP का GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में हाइड्रोलिसिस से रिलीज होता है। एक बार जब GTP हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है तो EFTU रिलीज हो जाता है और न्यू ट्रांसफर RNA A साइट पर ही रह जाता है। EFTS EFTU GDP का राइबोसोम से रिलीज को मेडिएट करता है या फैसिलिटेट करता है और रिलीज होने के पश्चात EFTU GTP का रीजनरेशन होता है। EFTU का रीजनरेशन किस तरह से होता है? EFTU EFTS एक्सचेंज साइकिल के द्वारा। सबसे पहले EFTS EFTU के साथ बाइंड करके GDP को डिस्प्लेस करता है। उसके बाद GTP EFTU से बाइंड करता है और EFTS को डिस्प्लेस कर देता है और इस तरह से EFTU GTP का रीजनरेशन होता है और यह फिर रेडी हो जाता है इलॉन्गेशन के दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। आइए हम इसे इस तरह से समझते हैं। अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA राइबोसोम के A साइट में एंटर करता है EFTU GTP अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA कॉम्प्लेक्स के रूप में। एक बार जब यह एंटर कर जाता है तो फिर GTP की हाइड्रोलिसिस होती है GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में। उसके बाद EFTU GDP राइबोसोम से रिलीज हो जाता है और अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA A साइट पर ही रह जाता है। फिर इस GDP को EFTS डिस्प्लेस कर देता है और EFTU EFTS बनाता है। उसके बाद यह EFTS GTP के द्वारा डिस्प्लेस्ड हो जाता है और EFTU GTP का रीजनरेशन होता है जो कि फिर दूसरे अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA से बाइंड करता है और ये रेडी हो जाता है दूसरे राउंड के इलॉन्गेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन
यह इलोंगेशन का सेकेंड स्टेप है। यह कैटलाइज होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज के द्वारा, जो कि आरएनए बेस्ड एंजाइम है और यह 50s राइबोसोमल सब यूनिट में इंटीग्रेटेड रहता है। इस रिएक्शन में पी साइट पे प्रेजेंट ट्रांसफर आरएनए से बाउंड अमाइनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन का कार्बोऑक्सिल एंड ट्रांसफर आरएनए से अनकपल्ड हो जाता है और ए साइट पे प्रेजेंट ट्रांसफर आरएनए से लिंक्ड अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो डिराइव होता है हाई एनर्जी बॉन्ड से, जो कि हर अमाइनो एसिड को उसके ट्रांसफर आरएनए से लिंक करता है। आइए अब हम पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन को देखते हैं। अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए का अमाइनो ग्रुप पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए के एस्टर लिंकेज के कार्बोनिल ग्रुप को अटैक कर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाता है। यह इंटरमीडिएट कोलैप्स करता है पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए और डीएसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए रिलीज होता है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व करता है एक एसाइल ग्रुप का O2N माइग्रेशन और एस्टर को अमाइड में कन्वर्ट करता है। आइए हम इस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन को देखते हैं। ए साइट पे प्रेजेंट अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए का अमाइनो ग्रुप पी साइट पे प्रेजेंट पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए के एस्टर लिंकेज के कार्बोनिल ग्रुप को अटैक करता है और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। यह इंटरमीडिएट फिर कोलैप्स कर जाता है और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। साथ ही डीएसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए पी साइट पर ही रह जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन इन्वॉल्व करता है असाइल ग्रुप का O2N माइग्रेशन और एस्टर लिंकेज को अमाइड में कन्वर्ट कर देता है। यह रिएक्शन कैटलाइज होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा। फिर है ट्रांसलोकेशन, यह थर्ड स्टेप है। इलोंगेशन फैक्टर EFG, जिसे ट्रांसलोकेज कहते हैं, और GTP कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसे हम EFG GTP कॉम्प्लेक्स कहते हैं और यह राइबोसोम के साथ बाइंड करता है। उसके बाद एक एक करके 3 मूवमेंट होता है, जिसे एक साथ ट्रांसलोकेशन कहते हैं। सबसे पहले डीएसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए पी साइट से ई साइट पे मूव करता है। उसके बाद डाइपेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए, जो कि ए साइट पे प्रेजेंट होता है, वो पी साइट पे मूव करता है और फिर राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के अलोंग 5' to 3' डायरेक्शन में 3 न्यूक्लियोटाइड से मूव करता है और इस तरह से नेक्स्ट कोडॉन को ए साइट पे प्लेस करता है। आइए हम इलोंगेशन से संबंधित कुछ फैक्ट्स को देखें। राइबोसोम के सिंगल मूवमेंट के द्वारा इलोंगेशन प्रोसीड होता है और हर मूवमेंट को हम ट्रांसलोकेशन इवेंट कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए का ए से पी साइट और पी से ई साइट में मूवमेंट कन्फर्मेशनल चेंजेस के द्वारा इंड्यूस होता है, जो कि राइबोसोम को 3' डायरेक्शन में 3 बेसेस से आगे बढ़ाता है या आगे मूव करता है। ट्रांसलोकेशन इवेंट के बाद ए साइट एम्प्टी हो जाता है और नेक्स्ट अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए को रिसीव करने के लिए रेडी रहता है। ए साइट और ई साइट कभी भी एक साथ ऑक्यूपाइड नहीं होता है। इसी वजह से ए साइट पे नेक्स्ट अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए के बाइंड करने से पहले ई साइट से डीएसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए रिलीज्ड हो जाता है, ताकि इलोंगेशन का नया राउंड स्टार्ट हो सके या आरंभ हो सके। हर स्टेप के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो जीटीपी के हाइड्रोलिसिस से इलोंगेशन फैक्टर के द्वारा डोनेट किया जाता है। जीटीपी से एनर्जी की आवश्यकता होती है दोनों प्रोसेस में। एक तो ए साइट पे नए अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए के बाइंडिंग के लिए और दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद पी साइट पे इसके ट्रांसलोकेशन के लिए। इलोंगेशन कंटिन्यूड रहता है एक एक करके अमाइनो एसिड का ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन के सी टर्मिनल में ऐड होने से
और ये अमाइनो एसिड कोडॉन जो रीड किए जाते हैं उसके अनुसार ऐड होते हैं। और जैसे जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो करता है, पेप्टाइडल ट्रांसफ़र आरएनए पी साइट से ए साइट और ए साइट से पी साइट पे मूव करते रहता है। तो अब हमारे मन में विचार आ सकता है कि अगर मैसेंजर आरएनए नहीं होते तो क्या होता। अगर इलोंगेशन कॉम्प्लेक्स में मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट नहीं होते तो राइबोसोम से ट्रांसफ़र आरएनए नॉन स्पेसिफिकली और रैंडमली बाइंड करते और स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन का या प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाता। आइए अब हम इस इलोंगेशन प्रोसेस को इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। सेकेंड कोडॉन के बेसिस पे अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए ए साइट पे एंटर करता है और यह कोडॉन एंटी कोडॉन इंटरैक्शन के द्वारा बाइंड करता है और इसमें EFTU GTP कॉम्प्लेक्स के द्वारा यह मेडिएटेड होता है। उसके पश्चात फिर पी साइट पे प्रेजेंट एन फॉर्माइल मिथ्यूनिन और ए साइट पे प्रेजेंट अमाइनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और इसे कैटलाइज करता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। उसके पश्चात फिर यह एन फॉर्माइल मिथ्यूनिन इस पी साइट पे प्रेजेंट ट्रांसफर आरएनए से अनकपल्ड हो जाता है। तो अब पी साइट पे डीएसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए रह जाता है और ए साइट पे प्रेजेंट ट्रांसफर आरएनए के साथ डाइपेप्टाइड अटैच रहता है, इसलिए इसे पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। इसके पश्चात फिर ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है। राइबोसोम इस डायरेक्शन में 3 न्यूक्लियोटाइड से मूव करता है, जिसके फलस्वरूप जो नेक्स्ट कोडॉन होता है वो ए साइट पे प्लेस्ड हो जाता है। टेक्निकली अगर हम देखें तो मैसेंजर आरएनए इस डायरेक्शन में मूव करता है। इसके फलस्वरूप डीएसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए पी साइट से ई साइट पे मूव करता है और डाइपेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए ए साइट से पी साइट पे मूव करता है। इस ट्रांसलोकेशन इवेंट के बाद ए साइट एम्प्टी रह जाता है, जो कि नेक्स्ट अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए को रिसीव करने के लिए तैयार रहता है। ए साइट और ई साइट कभी भी एक साथ ऑक्यूपाइड नहीं होते हैं, इसीलिए डीएसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए पहले ई साइट से रिलीज हो जाता है। उसके पश्चात नेक्स्ट अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए इस ए साइट से बाइंड करता है और फिर इलोंगेशन का नया राउंड शुरू होता है और इस तरह से यह प्रोसेस साइकिल में चलता रहता है जब तक कि एंटायर मैसेंजर आरएनए डिकोडेड नहीं हो जाता है या रीड नहीं कर लिया जाता है। तो इस तरह से एक एक करके अमाइनो एसिड ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड के सी टर्मिनल पे ऐड होता है। जैसे जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो करता है, जो पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए है वो बैक और फोर्थ मूव करते रहता है, पी साइट से ए साइट और ए साइट से पी साइट, और इस तरह से यह प्रोसेस चलता रहता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।